चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर हिस्ट्री में दो कामों के लिए जाना जाता है। पहला कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे बी आर अम्बेडकर साहब, उनकी डेथ एनिवर्सरी है आज। और दूसरा, आज बाबरी मस्जिद को डेमोलिश भी किया गया था। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। बाबरी मस्जिद कहाँ पे? अयोध्या में। 6 दिसंबर 1992। और अम्बेडकर साहब का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। अम्बेडकर साहब की बात आई है तो उनके बारे में जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू तहसील है वहां पे हुआ था। इनके पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे, लेकिन ये एक दलित कास्ट में जन्मे थे। इनकी कास्ट का नाम था महार, और इस वजह से इनको जीवन में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। हालांकि ये हमारे देश के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे। हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। आज के दिन को 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,80,000 फॉलोवर्स के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नागपुर में जहां पे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उस जमीन को आज कहते हैं दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि। इनका कहना था कि ये इनका जन्म हिंदू धर्म में भले हुआ हो, लेकिन ये मरेंगे हिंदू नहीं, क्योंकि इनको डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा फेस करना पड़ा। और इस वजह से इन्होंने अपने जीवन में कई सारी ऐसी किताब लिखी, कई मूवमेंट किए, इसमें उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया। इनको हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जानते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। इन्होंने कास्ट, जो जाति व्यवस्था है, उसको लेकर काफी कुछ कहा, और इन्होंने ये कहा कि कास्ट को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना चाहिए। और ये एक तरह से गांधी को लेकर क्रिटिक थे, क्योंकि गांधी कह रहे थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है, और ये इसका एक तरह से क्रिटिक कर रहे थे। और इन्होंने किताब लिखी थी हु वर द शूद्रस, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो वैदिक सिस्टम है उसके कुछ फ्लॉज हैं, जिस वजह से इन्होंने शूद्रों को इतनी बुरी स्थिति में रखा है। इन्होंने उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी गवर्नमेंट को इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें आरबीआई की जरूरत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन है वो 1925 में एक आयोग आया था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसकी रिकमेंडेशन पे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, लेकिन शुरुआत में इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना होकर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया था। और आजादी के बाद 1949 में हमने आरबीआई को नेशनलाइज कर लिया, और आरबीआई के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे? मुंबई में मिलेंगे। अंबेडकर इकोनॉमी में और लॉ में, दोनों में उन्होंने पीएचडी की हुई थी, दोनों में डॉक्टरेट था उनके पास। उन्होंने फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर काफी सारे और भी किताबें लिखी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एंड प्रॉब्लम ऑफ रुपया की समस्या, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अंबेडकर ने छुआछूत को लेकर काफी कुछ काम किया। उन्होंने एक सभा बनाई थी, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और इसमें इन्होंने जो भी दलित वर्ग के लोग थे, अनटचेबल्स थे, उनको इसमें जोड़ा, और इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ बात की। इन्होंने जनरल निकाले समय समय पे लोगों को जागरूक करने के लिए, जिनमें से फेमस है, सबसे पहला जो आया था मूक नायक 1920 में। 2020 में इसको 100 साल हो गए थे। बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये इनके जर्नल्स थे। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, और उसको, या मतलब मनुस्मृति बर्निंग डे के रूप में इन्होंने 1927 में ये काम किया था। उनका कहना था कि जो लॉस ऑफ मनु है, मनुस्मृति है, इसी में अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया है, और डिस्क्रिमिनेशन इसी वजह से हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको हटा दें। इन्होंने अपने 15,000 फॉलोअर्स के साथ नासिक में एक मंदिर था, कालाराम टेम्पल, और यहाँ पे दलितों को जाना अलाउ नहीं था, तो इन्होंने लगभग 15,000 वॉलंटियर्स के साथ उस मंदिर के लिए कूच किया, और सारे वॉलंटियर्स जो थे वो मार्च करते हुए, सेना की वर्दी पहने हुए
एक डिसिप्लिन मैनर में जा रहे थे, जिसकी वजह से ये सब अंबेडकर के शुरुआती जीवन के दिन है। अभी वो जिसे कहते हैं कि बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर नहीं बने हैं, कोई बड़ा फिगर नहीं बने हैं, तो शुरुआत में इन्होंने सोशल अवेयरनेस को लेकर काम किया। अंग्रेजों ने 1930 में जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, तो उसी के बीच में अंग्रेजों ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, गोलमेज सम्मेलन। कहाँ पे? लंदन पे। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड जारी किया, यानी एक ऐसा आदेश जारी किया जिसके तहत अंग्रेजों ने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं इनको भी मुस्लिम्स, सिख, महिलाओं की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। इसका मतलब किसी एरिया में अगर डिप्रेस क्लास के लोग अधिक हैं तो वहां पे सिर्फ यही लोग वोट दे पाएंगे और यही लोग चुनाव में खड़े भी होंगे। तो ये था कम्युनल अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। अंबेडकर ने ये बात उठाई थी कि हमको भी स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, और इसको लेकर गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह की कम्युनल अवार्ड से, कम्युनल पंचायत से हिंदुओं के भीतर ही एक तरह से डिवाइड होगा, और इसको लेकर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। बाद में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ सलाह मशवरा हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना पैक्ट में ये तय हुआ कि अंबेडकर अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है, यानी जो इनको मिला हुआ है, प्राइम से मैकडोनल्ड उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये दिया था, इसी के नाम से इसका नाम मैकडोनल्ड अवार्ड भी है। तो गांधी ने ये कहा कि अगर अंबेडकर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात छोड़ते हैं तो हम उनको डबल सीट ऑफर कर देंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, यानी जो प्रांतों में विधानसभा की सीट है वहां पे हम उनको डबल सीट देते हैं, लेकिन वो डिप्रेस्ड क्लास को ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात है उसको छोड़ दें। और अंबेडकर ने इसको छोड़ा, और इसी को कहते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट, जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी उस समय इस हालत में नहीं थे कि अंबेडकर से बात कर पाए, जो भी हस्ताक्षर है वो कर पाए। तो गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर के साथ बात की थी, उस एग्रीमेंट को साइन किया था। अब बात कर लेते हैं, अभी जैसे शुक्रवार बीता है तो, और हमारे देश की जो संसद है वहां पे चल रहा है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। तो विंटर सेशन में ये जो शुक्रवार गया, ये जो फ्राइडे गया, इस फ्राइडे में काफी ज्यादा प्राइवेट बिल्स लाए गए, काफी ज्यादा प्राइवेट बिल्स रखे गए। इन्हीं में से एक प्राइवेट बिल ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे जो प्रियम्बल है, उसमें चेंजेस करने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट बिल क्या होते हैं, क्या क्या उसमें अधिकार होते हैं, कौन इसको पुटअप करता है। और ये जो प्राइवेट बिल रखा गया था, ये रखा गया था राज्यसभा में। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन थे हरिवंश नारायण सिंह, ये बिहार से आते हैं, इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस प्राइवेट मेंबर बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये इस बिल में कह रहे थे कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इस शब्द को हटाना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बॉर्न, टू बी फेड, यानी खाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, ये सब चीजें वो डलवाना चाह रहे थे। वो सोशलिस्ट सब हटवा के इक्विटेबल शिफ्ट डलवाना चाह रहे थे। तो ये बीजेपी के एक मेंबर है केरला के केजे एल्फोंस, उन्होंने ये बिल लाया था। और ये बिल लाया, लेकिन जो राज्यसभा के उस समय जो चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन और हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमें नहीं जानना किसने लाया, क्या लाया और क्या कह रहा था, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन हमें ये जानना है कि प्रस्तावना का जिक्र है, तो प्रस्तावना क्या है, कब है, कहाँ से आई है। तो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रस्तावना ये आपके सामने है, ये प्रस्तावना को हम कह सकते हैं कि हमारे एक तरह के संविधान का जिस्ट है, संविधान का ब्रीफिंग है। और कोई भी व्यक्ति हमारे देश की प्रस्तावना या प्रियम्बल को पढ़ के जान सकता है कि इस देश के संविधान में क्या बातें की गई, कौन कौन से राइट्स गारंटी किए गए यहाँ के सिटीजन्स को। ये जो प्रस्तावना है ये नॉन जस्टिएबल है, मतलब इसको लेकर कोई कोर्ट में जा नहीं सकता। और ये जो प्रस्तावना है, जब ये आई थी, जब संविधान बना था एक्चुअल, तब ये प्रस्तावना थी नहीं, बाद में इसको ऐड किया गया था। तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं। इसको लेकर केस हुआ। केस वैसे दूसरा था, वो बेरूबारी का केस। बेरूबारी का केस 1960 में हुआ था, और बेरूबारी की जमीन थी जो कि भारत और पाकिस्तान के विवाद का हिस्सा थी। और कौन से पाकिस्तान के? ईस्ट पाकिस्तान के। तो फिर ये जमीन हमने, जो बेरूबारी नाम की जगह थी, वो पाकिस्तान को दे दी थी। इस जो केस था बेरूबारी केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा ही नहीं है तो इसको अमेंड आप कर नहीं सकते, इसमें चेंजेस कर नहीं सकते। तो बेरोबारी का केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इसमें लिखा है, जैसा लिखा है सब ठीक है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरह के संशोधन या अमेंडमेंट की गुंजाइश होती नहीं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती का जब केस आया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले, बेरोबारी के फैसले को बदलते हुए ये कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वो हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। जब प्रियम्बल संविधान का पार्ट है तो आर्टिकल 368 के तहत हम उसको संशोधन भी कर सकते हैं। और ये चेक करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट को समझाने के लिए जो भी हो, उस समय के इंदिरा गांधी सरकार ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत सारे इसमें चेंजेस आए थे। इस चेंज में, इस संविधान संशोधन अधिनियम में 3 नए शब्द जोड़े गए हमारे प्रियम्बल में। देखिए, प्रियम्बल में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो संशोधन हुआ है, इसमें कोई चीज हटाई नहीं गई, ऑमिशन नहीं हुआ, इसमें एडिशन हुआ है। 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसे कहते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए। और इन शब्दों को भी अलग अलग हिस्सों में जोड़ा गया। जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है, ये पहले स्टैंजा में, पहले पैराग्राफ में। और जो इंटीग्रिटी शब्द है, ये हमारा संविधान में लिखा था कि यूनिटी ऑफ द नेशन, उसके साथ अमेंड करके लिखा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 3 ये नए शब्द जोड़े गए थे, क्योंकि 3 साल पहले ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अमेंड हो सकता है। और संविधान के पार्ट 18 के आर्टिकल 368 में ये हमारे संशोधन की बात कही हुई है कि संविधान को किस तरह आप संशोधित कर सकते हो। तो 368 के तहत सरकार ने संशोधन किया, और वो जो संशोधन किया, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध रखा कि भाई इस संशोधन की वजह से प्रियम्बल में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा प्रियम्बल थोड़ा और अच्छा हुआ है, तो ये संशोधन मान्य है। अब बात कर लेते हैं कि जो के.जे. अल्फोंस साहब थे, केरला से बीजेपी मेंबर थे, ये एक बिल ला रहे थे, प्रियम्बल में चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के जो चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन, जो उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो और उस बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल कह रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल होते क्या क्या है। देखिए, संसद में या विधानसभा में जो भी विधेयक आते हैं, जो भी बिल आते हैं, उनकी 2 कैटेगरी होती है। कुछ बिल कहलाते हैं पब्लिक बिल, कुछ कहलाते हैं प्राइवेट बिल। जब कोई विधेयक सरकार द्वारा लाया जाए, गवर्नमेंट द्वारा लाया जाए, सरकार मतलब सरकार का कोई भी व्यक्ति, और सरकार मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी मंत्री अगर ऐसा बिल, कोई भी बिल लाता है, तो उस बिल को कहा जाएगा पब्लिक बिल। तो जब कोई मंत्री इस बिल लाएगा, उस बिल को कहा जाएगा पब्लिक बिल। और मंत्री के इतर कोई और व्यक्ति बिल लाएगा, चाहे वो उस रूलिंग पार्टी का हो, जैसे अल्फोंस साहब तो भाजपा के थे, तो चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या ना हो, मतलब एनी अदर पर्सन अदर देन मिनिस्टर, अगर ऐसा कोई बिल लाता है, उस बिल को हम कहेंगे प्राइवेट बिल। ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, अगर पब्लिक बिल आया है, संसद में आया, चाहे विधानसभा में आया है, विधान परिषद में आया है, अगर वो बिल आया है, इसका मतलब सरकार की मंशा है, सरकार की पॉलिसीज है वो, क्योंकि सरकार ला रही है, मंत्री ला रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल जब आता है, तो वो जो व्यक्ति विशेष है, विधायक, सांसद, उसके उसके मन की बात नहीं है। पब्लिक जो बिल है, उसको अगर सरकार में आया है, तो उसको पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पास नहीं होता है, इसका मतलब संसद का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। और अगर कोई भी सरकारी बिल पास नहीं होता, इसका मतलब सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही सरकार गिर जाती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल अगर आया है, तो उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उस सदन के सभापति के पास रहेगा। लोकसभा में आए तो स्पीकर तय करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, सेम राज्यसभा के साथ, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष लेकर आया है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो के.जे. अल्फोंस साहब ने बिल लाया, सभापति महोदय ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई सरकारी अगर बिल आता है, तो सभापति महोदय मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार ला रही है, और सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, और सरकार के पास अधिकार है कि वो बिल को टेबल कर सके। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं? ऐसा बिल जो अदर देन एमपी,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर राज्यों की बात करें तो एमएलए, अदर देन एमएलए अगर लाते हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट मेंबर बिल कभी भी ला सकते हैं। देखिए जो पब्लिक बिल होते हैं उसको सरकार कभी भी ला सकती है, कभी भी मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कभी भी ला सकती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के लिए सिर्फ फ्राइडे, शुक्रवार को वो आता है। इसीलिए जो पिछला शुक्रवार गया तो इसमें काफी सारे प्राइवेट मेंबर बिल हमारे पास आए। और ऐसा नहीं कि हर शुक्रवार को आएगा, 15 दिन में एक शुक्रवार को आता है। मतलब प्राइवेट मेंबर को एक महीने में 2 शुक्रवार मिलते हैं अपने बिल प्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि ये 11 बजे सदन चालू हुआ तो 11 बजे प्रेजेंट कर सकते हैं। लंच के बाद का जो सेकंड हाफ रहता है उसी हाफ में प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाते हैं। और अगर प्राइवेट मेंबर बिल एक्सेप्ट कर लिया गया तो उस पर वोटिंग होगी, उस पर चर्चा होगी और फिर उसको पास किया जाएगा। तो ये बहुत रेयर होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल एक्सेप्ट कर लिया गया, और अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो ये तय है कि वो गिर जाएगी, क्योंकि सरकार नहीं लाई है तो सरकार तो उसको चालू होने नहीं देगी। तो 1970 तक हमारे देश में जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास होते थे, लेकिन 1970 के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल आज तक पास नहीं हुआ है। अभी तक लगभग 400 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 पास हुए, सिर्फ 6 पास हुए। सॉरी, 400 आ चुके हैं, उनमें से अभी तक सिर्फ 14 पास हुए हैं। और जो 1956 में एक साथ 6 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए थे। यानी प्राइवेट मेंबर बिल आना बड़ी बात है, फिर उसको एक्सेप्ट होना बड़ी बात है, उसके बाद उसमें वोटिंग और वो पास हो जाए तो और बड़ी बात है। लेकिन क्यों लाते हैं प्राइवेट मेंबर बिल? क्या उस एमपी एमएलए को नहीं पता है कि मैं ऐसा कोई बिल लाऊंगा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा? असल में ये अटेंशन सीकिंग का तरीका है कि अगर कोई भी ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो जनता को भी पता चलेगा कि ऐसी कोई डिमांड हो रही है। जैसे एक बिल आया था कि भगवत गीता को कंपलसरी कर दो, एक बिल आया था कि सबको नौकरी देना कंपलसरी कर दो, अलग अलग आते हैं। तो एक तरह से अटेंशन ग्रैबिंग भी होता है कि कहीं कभी सांसद या विधायक ऐसा कोई बिल चाह रहा है, अगर वो देश के हित में है तो सरकार को भी लगे कि हाँ ये आपने अच्छी चीज हमको बताई, नेक्स्ट टाइम हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, इस बात को हम उठा लेंगे। तो प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहीं भी आ सकता है। और प्राइवेट मेंबर बिल को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना किसके हाथ में होता है? जो वहां का स्पीकर हो या फिर सभापति हो, चेयरमैन हो, उसके हाथ में होता है। अगली बात करते हैं सीएसआर फंड्स फॉर मॉन्यूमेंट्स। देखिए मैंने बोला जो शुक्रवार अभी गुजरा है इसमें बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल आए, और आए हैं तो वो न्यूज में आए हैं, क्योंकि मैंने आखिरी में बोला कि इसका एक मोटो ये होता है अटेंशन सीख करें कि जनता जाने कि ऐसा कोई बिल आया है, और जनता जान रही है, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज में है ये, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल और आया, वो ये कह रहा था कि जो सीएसआर फंड्स हैं वो जो हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पे खर्च होने चाहिए। तो सवाल ये कि सीएसआर क्या होता है? सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी कंपनी है, चाहे वो आईटी फर्म हो, ऑटोमोबाइल फर्म हो, जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं लोकेटेड होंगी, कहीं उनका हेडक्वार्टर होगा, वो काम कर रही हैं। कोई भी कंपनी आप लीजिए, टाटा वाटा कोई भी ले लीजिए, जैसे वो इंडिया में अगर काम कर रही हैं तो हमारे सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस कंपनी को जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं वो भी इसी देश से मिल रहे हैं। वो कंपनी जो भी पॉल्यूशन कर रही है वो भी इसी देश में कर रही है, वो जॉब भी दे रही इसी देश में दे रही है। लेकिन जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो सोसाइटी को वापस कम करते हैं, लेते ज्यादा है। जैसे वर्कर उनको इसी सोसाइटी से मिल रहा है, लेकिन वर्कर को सैलरी वो दे रहे हैं, प्रॉफिट उनके पास है। पॉल्यूशन वो फैला रहे हैं और लोगों को बीमारियां हो रही है। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, ये जो आप बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, वो समाज के लिए भी उनका कुछ उत्तरदायित्व है, वो समाज को वापस करें। गांधी जी कहते थे ट्रस्टीशिप होनी चाहिए, कि आप अगर अमीर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा समाज का है, आप सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, भगवान ने आपको उसका ट्रस्टी बना के भेजा है। आप अच्छा काम करिए और वो पैसा समाज को वापस कर दीजिए।
तो इस सीएसआर कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसी देश, इसी समाज, इसी एनवायरनमेंट से कमा रहे हैं, तो इसको कुछ वापस करिए। और इसको वापस करने में क्या वापस करेंगे? एक काम करिए, आप हमको पैसा दीजिए और हमें जो लगेगा हम कर लेंगे। तो हमें किसको? देखिए, हमारे देश में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो काफी कमजोर है। अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, बहुत सी और बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। सरकार ने बोला कि जो भी कॉर्पोरेट है, जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट फैक्ट्री है, तो सीमेंट फैक्ट्री मुनाफा कमा रही है। कितना मुनाफा कमा रही है बताऊंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि ये जो कानून है सीएसआर वाला, इस कानून के तहत आपको अपने आसपास के जो भी गांव है, वहां पे जितना पैसा आपका सीएसआर का बनता है उतना पैसा आपको खर्च करना है। अब चाहे वहां पे आप स्कूल बनवाइए, चाहे हॉस्पिटल बनवाइए, चाहे रोड बनाइए, ट्यूबवेल लगवाइए, जो करना है वो करवाइए, लेकिन आप समाज को वापस करिए और समाज की बेसिक्स बेनिफिट्स जो एमिनिटीज है उस पर लगाइए पैसा। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत, जो इस तरह का कोई कानून लाया है। अब ये जो कानून है, ये 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया था उसके तहत हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो मुनाफा कमा रही हैं, वो अपने मुनाफे का 2% सीएसआर में देंगी। तो कैसे तय करेंगे? जो भी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर मैं कंपनी खोलता हूं तो मुझे रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट में, 2013 वाला कंपनीज एक्ट है, और मेरी कंपनी मुनाफा कमा रही है। सरकार ने बोला कि जो भी कंपनी है जिसका कुल नेट वर्थ, मतलब उसकी कुल कीमत 500 करोड़ या उससे अधिक है, और उसका टर्न ओवर 1000 करोड़ से अधिक है, और उसका मुनाफा 5 करोड़, शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तो जो भी इसका मुनाफा होगा उसका 2% सीएसआर फंड में जाएगा। सीएसआर फंड में जाएगा। और ये जो सीएसआर फंड है, ये सीएसआर फंड लोगों की बेसिक एबिलिटीज में खर्च किया जाएगा। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल आया था वो ये कह रहा था कि जो सीएसआर फंड है, इस सीएसआर फंड में आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को भी डाल दो कि सीएसआर फंड से ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट की मरम्मत हो जाए और उनका रखरखाव हो जाए। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी गुरुद्वारा है जो पुराने हैं, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाला है, या स्टेट की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ने संभाला है, वो सीएसआर फंड से करवाने की वो बात कह रहे थे। तो सीएसआर जो है, ये इस कंपनीज एक्ट में ये बात कही गई है कि जो कंपनी, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, उसका उसका टोटल नेटवर्थ 500 करोड़ का मेरे पास सामान है, मशीन वशीन सब मिला के 500 करोड़ का सामान है, और हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग मोटरसाइकिल बनाते हैं। अब मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स आ रहे हैं वो भी कहीं और से आ रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता रहता है कि भाई ठीक है, आप 1000 का माल हमको भेज दीजिए, 50 अभी रखिए, 950 रुपये उधार है, यानी लेन देन बकाया चलता है। तो उसको कहते हैं टर्नओवर, कि ठीक है 500 करोड़ की तो आपकी कंपनी है, लेकिन आपके पास अभी जो सामान रखे हैं, कार जो बन के रखी है, बाइक, वो है 1500 करोड़ की मान लीजिए, तो टोटल हो गया टर्नओवर 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का। अब इसको हम बेचेंगे तो हमें कुछ मुनाफा मिलेगा, तो मुनाफा 5 करोड़ से अगर अधिक है और पिछले 3 साल से आप मुनाफा कमा रहे हैं, तो आपका सीएसआर फंड बनेगा। वो सीएसआर फंड कितना है? 2%। और ये जो सीएसआर फंड है, इस तरह का कोई ऐसा फंड बनाने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। और अगर मान लीजिए कंपनी ने वो पैसा खर्च नहीं किया, अनस्पेंट रह गया, तो सरकार उस पैसे को उठा लेगी और फिर सरकार उन क्षेत्रों में लगाएगी। और अगर कोई पैसा छुपा रहा है, सीएसआर फंड नहीं दे रहा है, तो उस पर फाइन लगेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे बैंक वोंक किसी स्कूल में जाके कंप्यूटर दान कर रहे हैं, कहीं आप देखते होंगे कोई कंपनी है वो विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल दे रही है, कहीं स्कूल बनवा रही है, कहीं पे हैंडपंप लगवा रही है, उसमें लिखा रहता है कि इनके द्वारा सीएसआर फंड से दिया गया, उसमें लिखा रहता है। तो कंपनीज को अपना 2% खर्च करना है इन पे। अगर वो नहीं करेंगे, अनस्पेंड फंड होगा, तो सरकार उसको उठा लेगी। सरकार ने कुछ शेड्यूल्स बना के रखे हैं, जैसे क्लीन गंगा फंड में वो पैसे डाल सकती है, स्वच्छ भारत मिशन में डाल सकती है, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है उसमें डाल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि ये सीएसआर एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में जो मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, वो अपने मुनाफे का 2%, अपने शुद्ध मुनाफे का 2% सीएसआर फंड में डाले, जिससे हम अपने जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कि वंचित लोग हैं, उनको हम उनके लिए कुछ काम कर सकें। वैसे बेहतर होगा आप खुद ही करें, आप नहीं करेंगे, अपना पैसा बचाएंगे, चोरी करेंगे या फिर नहीं एक्सपेंड करेंगे, तो फिर सरकार उसको उठाती है, फिर यूज करती है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अंबेडकर को लेकर कौन से स्टेटमेंट गलत है? अंबेडकर की 15 वर्ष की आयु में शादी हुई थी 9 साल की लड़की रमाबाई से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरबीआई
अंबेडकर के आइडियाज से बनी है, क्योंकि अंबेडकर ने जो रिकमेंड किया था उसकी वजह से एक आयोग बना था, इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और उसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना है। दैट इज आल्सो करेक्ट। ही वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी सही है। इन्होंने बुद्धिज्म 1965 में अपनाया। 1956 में तो इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले इन्होंने अपनाया था, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और इन्होंने रॉन्ग आंसर ही पूछा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट या नॉन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन यानी विधेयक, इट कैन बी मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है, ठीक लग रहा है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सरकारी रेजोल्यूशन, इट कैन बी मूव्ड बाय अ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेटूटरी रेजोल्यूशन यानी वैधानिक रेजोल्यूशन, वैधानिक मतलब जो विधान में लिखा है, किसी कानून एक्ट में लिखा है, इट कैन बी मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर, ये गलत है। जब कोई चीज विधान में लिखी है, स्टेटूटरी मतलब होता है वैधानिक, वैधानिक ये बना है शब्द विधान से, विधान मतलब होता है एक्ट या कानून। जब कोई चीज कानून या एक्ट में लिखी है, संविधान में लिखी है, उसमें चेंज करने के लिए कोई चीज आप ला रहे हो, तो वो प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता, वो सरकार ही ला सकती है। तो इसने पूछा है कि करेक्ट क्या है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। बेरोबारी केस किस वर्ष हुआ था? 72 में, 76 में, 42 में, तो 76 में तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। 70 में, 1960 में हुआ था बेरोबारी केस। इस केस ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है प्रस्तावना। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ये शब्द हमारे प्रस्तावना में है। सभी धर्मों को बराबर मानना, सरकार सबको बराबर माने, माइनॉरिटीज के धर्मों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी एक खास धर्म को सरकार द्वारा प्रमोट करना है, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है सरकार सभी धर्मों को एक समान मानेगी, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे लिए सब, हम किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते सब। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।